प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे यौगिक जिनमें धातु और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग पाई जाती है उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो आज हम उपसहसंयोजक यौगिकों में किस तरह से बॉन्डिंग होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट अपने दे रखा है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। तो पहले तो अपन देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। जो अपन बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं उसकी लिमिटेशन या कमियों के बारे में इस चैप्टर में पहले बताया गया, और फिर इन कमियों को दूर करने के लिए कौन से सिद्धांत दिए गए उनके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या बताता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार धातु, परमाणु या आयन उपसहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। रिक्त कक्षक आपस में संकृत होकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, और संकृत कक्षकों में लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध के द्वारा संक्रमण धातु संकुलों का निर्माण करते हैं। इस तरह से बीबीटी के आधार पर यौगिकों में उपसहसंयोजक बनता है और उसके आधार पर यौगिकों का निर्माण होता है। तो अब इसकी क्या क्या कमियां रह गई, उन कमियों के बारे में अपन आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुण व ज्यामिति की व्याख्या करने में बहुत सफल रहा है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं होने के कारण अब इसका केवल ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसकी बहुत लिमिटेशन नहीं है, जिसके कारण इसका अध्ययन बहुत कम किया जाता है। वर्तमान में संकुलों की व्यवहार की व्याख्या करने में बीबीटी का अधिक उपयोग नहीं होता। तो देखिए, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहली इसकी कमी है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं, अर्थात कलर्ड आयन बनाते हैं। अब ये कलर किस तरह से उत्पन्न होता है या किस कारण से उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। दूसरा है कि बीबीटी के आधार पर यह व्याख्या नहीं की जा सकी कि कब तो धातु आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे और कब बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे। आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल का मतलब है कि यदि धातु आयन अंदर के डी कक्षक काम में लेता है उनको बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, और जब बाहर के डी कक्षकों का उपयोग करेगा उन्हें बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल। तो कब तो ये अंदर वाले डी काम में लेगा और कब बाहर वाले डी काम में लेगा, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकी। तीसरी लिमिटेशन है कि विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकी, कि जो चुंबकीय गुण हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होने पर इनके चुंबकीय गुण समान होने चाहिए थे, परंतु वास्तव में इस सिद्धांत में चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होने पर भी चुंबकीय गुण अलग अलग होते हैं। इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकी। नेक्स्ट कमी रही कि कई संकुलों की ज्यामिति डिस्टोर्टेड या विकृत हो जाती है। जो ज्यामिति रेगुलर होनी चाहिए थी वो रेगुलर ना होकर क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है CuS2 का होल 6। इसमें 6 लिगेंड है जिनमें 4 की बॉन्ड लेंथ अलग है और शेष 2 की अलग है, अर्थात बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। इसकी व्याख्या भी बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि कोबाल्ट सेकेंड व कॉपर सेकेंड दोनों के संकुलों की ज्यामिति स्पष्ट करने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की गई। दोनों की ज्यामिति की व्याख्या ये करता है कि इनके अंदर एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब दोनों के उच्च ऊर्जा स्तर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस आधार पर इनके अपचय गुण या जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इनके अपचय गुण समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसकी व्याख्या भी बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। जैसे CONH3 का होल 6 2+ है, इसमें देखें अपन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। तो देखो ये हो गया 3D7 4S2। तो इसमें देखें D में 7 इलेक्ट्रॉन और 4S में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर
निकल जाते हैं। तो ये हो गया 3D7। अब इसके संपर्क में आते हैं 6 लिगेंड अमोनिया के, तो ये 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। जैसे बीबीटी में अपन ने पहले ही बताया है कि बीबीटी के अनुसार उपसहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ इसकी उपसहसंयोजक संख्या है 6, तो ये 6 या 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। तो 2 तो डी के, एक 4s का और 3 4p के। तो जो डी में एक एकमित इलेक्ट्रॉन बचा था वो देखो उत्तेजित होकर कहाँ चला गया है, 4d में। अब ये 6 कक्षक आपस में मिलकर D2sp3 संकृत कक्षों का निर्माण करते हैं और इनमें अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बनाता। इस तरह से CONH3 का O6 2+ का निर्माण होता है और इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 4D में चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है CuCN का होल 2-। देखो इसमें कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इसको लिखेंगे अपन 3D10 4s1 और 4p क्या हो गया, वेकेंट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो 2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया S से और एक 3D से, तो फिर बच गए 3D9। यहाँ पर लिगेंड कितने जुड़ेंगे, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4। तो Cn-4 जैसे इसके संपर्क में आएंगे तो ये 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। एक हो गया 3D में 4s और 2 4p, और जो एक एकमित इलेक्ट्रॉन था 3D में वो उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 4p में। इस तरह से ये 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, एक 3D का, 4s का और 2 4p के, और ये हो जाएगा DsP2 संकृत कक्षों का निर्माण करता है, जिनमें Cn- अपना लोन पेयर डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और जो एक एकमित इलेक्ट्रॉन था वो 3D से कहाँ चला गया है, देखो 4p में। इस तरह से CuCN का होल 2- में एकमित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3D से कहाँ जाता है, 4p में, और कोबाल्ट वाले संकुल में 3D से 4D में। देखो नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके जा रहा है, जैसे कोबाल्ट में जा रहा है 3D से 4D में, कॉपर में जा रहा है 3D से 4p में, तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये एनर्जी या ऊर्जा है, इसको कहाँ से मिलती है, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, बीबीटी के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं कर सकते हैं कि इनके अंदर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसकी कितनी मात्रा होती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कितनी मात्रा अवशोषित होती है, कितनी उत्सर्जित होती है, उसकी अपन व्याख्या इसके आधार पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन हो गई कि निकिल धातु आयन Ni2+ जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तब तो उसकी ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की, और जब Cn- आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तब इसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर। तो देखो मेटल तो कॉमन है Ni2+, जबकि लिगेंड जैसे ही परिवर्तित हो रहे हैं, अमोनिया आने पर इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है, Cn- के साथ जुड़ने पर इसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर है। तो लिगेंड बदलने के साथ साथ इसकी ज्यामिति या ज्योमेट्री परिवर्तित हो जाती है, इसकी व्याख्या भी बीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। इस तरह से अपन ने देखा कि बीबीटी ने ज्यामिति, चुंबकीय गुण, इनकी व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु बहुत सारी इसकी क्या रह गई, कमियां, जिनके बारे में बीबीटी नहीं बता सका, और ये स्पष्ट नहीं करने के कारण बीबीटी का केवल अब ऐतिहासिक महत्व रहा है, इसका अध्ययन ज़्यादा नहीं किया जाता। तो इस अध्याय या इस चैप्टर में बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरे सिद्धांत दिए गए जिसका अध्ययन अपन इसमें करते हैं। तो बीबीटी के स्थान पर वर्तमान में जिनका उपयोग किया जाता है वो सिद्धांत हैं, देखो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, MOT जिसे बोलेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, व LFT
लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत या लिगेंड फील्ड थ्योरी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में अपन CFT के बारे में आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे।